साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स बैकलॉग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर, यानी जीएस पेपर फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे कि जेपीएससी प्रीलिम्स बैकलॉग एग्जाम में समान अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। यह एग्जाम जो है आपको 10 मई 2026 को आयोजित की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे कि रेगुलर जेपीएससी पीटी जो है आपको पिछले माह यानी 19 अप्रैल को ही आयोजित की गई थी जेपीएससी की तरफ से। आज के स्क्रीन में जो है हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स बैकलॉग में किस तरह के प्रश्न पूछेंगे। बैकलॉग से आशय है जो पद पूर्व में शेष रह गए थे, उसकी परीक्षा जो है रेगुलर करवाने के उद्देश्य से जो है जेपीएससी की तरफ से आयोजित की गई है। यह वीडियो जो है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभप्रद होने वाली है, चाहे वह 72वीं बीपीएससी हो या अन्य कोई भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा। तो चलिए देर न करते हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वन का क्या हो जाएगा, वन का डी हो जाएगा, यानी कल्पक्कम जो है आपको तमिलनाडु में है। वहीं तारापुर जो है आपको महाराष्ट्र में है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और कोटा राजस्थान में है। इसलिए वन का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये आपको बताना है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती दिया हुआ है, इसलिए टू का आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि जो नदी प्रवाह की दिशा के परिप्रेक्ष्य में अन्य से भिन्न है वह है, तो आपको माही है। कौन सी नदी है, माही हो जाएगा, यानी 3 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी यदि देखना चाहे तो चूंकि इधर साइड में जो है आपको अंग्रेजी में प्रश्न लिखा हुआ है, तो आप इसको देखते जाएंगे, हम हिंदी में करवा दीजिए। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि गैलाथिया खाड़ी स्थित है, यानी गैलाथिया खाड़ी कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में, यानी 4 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है कि भारत का सबसे निचला स्थान है। तो भारत का सबसे निचला स्थान जो है कट्टानाड है, यानी 5 का क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पहाड़ी का नाम है और एक तरफ राज्य का नाम है। जैसे खासी पहाड़ी जो है आपको मेघालय में है, इसको जो है आपको अरेंज करना है। जैसे सी का 4 हो जाएगा, यानी खासी पहाड़ी कहाँ है, तो आपको मेघालय में है। बाबू बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में है। इस तरह से जो है आपको मैच करना है। और अमरकंटक जो है आपको मध्य प्रदेश में है। इस तरह से मैच करेंगे तो इसका आंसर निकल के आपको आएगा, यानी 6 का जो है सी 6 का ए हो जाएगा, यानी सी का 4 और देख लीजिए डी का 3। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, आप अरेंज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि कोयली तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कोयली तेल शोधन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपको गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। तो 7 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। प्रथम जनगणना की बात की गई है, तो प्रथम जनगणना जो है आपको 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय, यानी उस समय वाइसराय जो थे आपको लॉर्ड मेयो थे। प्रथम जनगणना की बात की गई है, ना कि नियमित जनगणना। वहीं यदि प्रश्न में नियमित जनगणना की बात की जाती तो नियमित जनगणना जो है 1881 में रिपन के समय में किया गया था, और प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? ये पूछा गया है 2011 के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी 31.2%, यानी सी को चयना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि दी डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक कौन है? यानी दी डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो गेराल्ड कैडेन है। कौन है? गेराल्ड कैडेन, यानी 10 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकार पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं दूसरा कहता है कि गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 भारत में विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। और तीसरा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और अनुच्छेद 32 को संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीनों गलत है। कि भारत में विदेशी नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, तो कहता है कि विदेशी के लिए उपलब्ध है, ये भी गलत हो गया, इसलिए तीनों गलत है। राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि सांची नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची जो है आपको मध्य प्रदेश में है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, यानी 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सांची जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है और बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को धरोहर स्थल है और ये सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था? ये पूछा गया है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, यानी 13 का सी हो जाएगा, सी फॉर चयना हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या सीमित नहीं कर सकती है। इसी के आलोक में जो है संसद ने 24वां संशोधन 1971 में पारित किया। 24वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971 में पारित किया गया, जिससे संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि नागरिक चार्टर की अवधारणा सबसे पहले निम्नांकित में से किस देश में शुरू हुई थी? तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर बी हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, बी फॉर पॉल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर पॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो 7वां संशोधन अधिनियम के तहत, यानी 15 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए एप्पल हो जाएगा। यानी 7वां संशोधन अधिनियम जो है आपको 1956 के तहत यानी अनुच्छेद 224 में संशोधन किया गया, जिसके तहत 2 वर्ष के लिए एडिशनल जज और एक्टिंग जज नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 224 में जो है संशोधन किया गया और जिसके तहत 2 वर्ष के लिए एडिशनल जज और एक्टिंग जज के नियुक्ति का प्रावधान किया गया। वहीं 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है? तो ब्लॉक स्तर पर जो है कार्य करती है, यानी 16 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवाएं कर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जो है आपको 1 जुलाई 2017 से जो है पूरे देश में लागू किया गया। तो 17 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ऑडिट का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यही पूछा गया है। तो 18 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 243 जेड हो जाएगा, यानी 18 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नगर निगम, यानी 19 का ये हो जाएगा। वही अगला कहता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर जो है आईएमएफ हो जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, यानी 20 का जो है बी हो जाएगा। आईएमएफ जो है वर्ष में 2 बार जो है आपको विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन महिला कौन बनी। कौन बनी, कि आपको इसका छोनजिन एंगमो है, यानी 21 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, छोनजिन एंगमो है, जो आपको ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, जो नेत्रहीन भारतीय महिला है, छोनजिन एंगमो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपको जनवरी महीने में खेला जाता है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषय का उल्लेख किया गया है। 18 विषय के लिए उल्लेख किया गया, तो इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड श्लाजे ने अपने किस काम के लिए 2025 का बुकर प्राइज जीता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है फ्लेश हो जाएगा, फ्लेश के लिए ही जो है 2025 में बुकर पुरस्कार उनको दिया गया था, तो 24 का डी हो जाएगा। वहीं अगला कहता है कि मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान का फुल फॉर्म जो है आपको हीलिंग एंड न्यूट्रिएंट्स यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ विल्ड लाइफ, यानी इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इस परियोजना हनुमान परियोजना का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि आगामी परीक्षा में कि हनुमान का फुल फॉर्म क्या है। हनुमान परियोजना जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म जो है हीलिंग एंड न्यूट्रिएंट्स यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ विल्ड लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, यानी 26 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है कि 26 का है, ठीक है 26 का सी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें भारतीय वन राज्य के बारे में गलत कथन चुने। तो 27 आप कथन देख लेंगे, तो इस 27 का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चना, यानी सिर्फ 1 और 3, सॉरी माफ कीजिएगा, 27 का आंसर करेक्ट कर लीजिएगा गलती से, इसका आंसर जो है सिर्फ 2 और 3 होगा, माफ कीजिएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 27 का राइट आंसर जो है आपको बी होगा, बी फॉर बॉल होगा, यानी सिर्फ 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय था। तो मुख्य विषय जो था आपको G7 शिखर सम्मेलन का वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहनशीलता, लचीलापन और जलवायु कार्रवाई। तो इसलिए इस प्रश्न का 28 का राइट आंसर जो है बी होगा, क्या होगा, बी, बी होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, 28 का भी बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत कितना था, ये पूछा गया है। तो महिला मतदाताओं की प्रतिशत जो है आपको 66% था, यानी सी हो जाएगा। वहीं पुरुष मतदाता का परसेंटेज जो है आपको 62% कुछ समथिंग था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक जनरल डीजी कौन बनी है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सोनाली मिश्रा हो जाएगा, यानी 30 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आंगनबाड़ी सेवाएं पोषण अभियान और किशोरियों के लिए परियोजना किस व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल कर ली गई। तो 31 का बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा, यानी मिशन सक्षम और पोषण 2.0। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट के केरल के नाम बदलने का प्रस्ताव कब मंजूर किया, यानी केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में केरल का नाम जो है केरलम कर दिया है, तो जानते भी होंगे। तो कब किया गया है, यही पूछा गया। तो फरवरी 2026 में, बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। चलिए, भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो भूटान में माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पुना छांगछू 2 एचईपी परियोजना का जो है जल विद्युत परियोजना है, उसका उद्घाटन किए थे। तो 33 का बी हो जाएगा। चलिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस जो है आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अक्सर वर्णित दोहरी अर्थव्यवस्था यानी ड्यूअल इकोनॉमी की विशेषता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 35 का डी हो जाएगा, डी फोर डॉग हो जाएगा, यानी अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ पारंपरिक कम उत्पादकता वाली कृषि गतिविधियां सह अस्तित्व। 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र के ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है जो समग्र जीडीपी विकास दर को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो कृषि, डी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, डी फोर डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी की मौजूदा मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है। गरीबी की मौजूदगी जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है। तो 37 का जो है आपको बी हो जाएगा, आय और संसाधनों का असमान वितरण। वही प्रश्न संख्या 38 कहता है, 38 का आंसर जो है 38 का भी आंसर बी हो जाएगा, आईएनएस माया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था कब। सतत विकास यानी सस्टेनेबल गोल कब अपनाया गया था, ये पूछा गया है। तो आपको संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2015 में अपनाया था। 40 का ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत संसाधन प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सर्वोत्तम रूप से जो है आपको 41 का ए हो जाएगा, यानी नवीकरणीय संसाधनों का सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक उपयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। तो 42 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि आर्थिक सुधारों के उदारीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फोर एप्पल हो जाएगा, यानी 43 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव यह है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। 44 का बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव अधिकारों को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया गया है, तो सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल अधिकार। तो बी हो जाएगा, 45 का राइट आंसर बी होगा।
46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर कहता है कि यूडीएचआर कब स्वीकार किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार किया गया, ये पूछा गया है। तो 46 का 1948 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47 है कि सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है, ये पूछा गया है कि सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है। तो आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन, यानी डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो किसी क्षेत्र में पौधे और जीवों की विविधता, 48 का ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, ये पूछा गया है। तो 50 का ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। वैश्विक तापमान के संदर्भ में पूछा गया है। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण का अर्थ क्या है, तो शहरीकरण का अर्थ जो है शहरों और शहरी जनसंख्या का विस्तार, डी हो जाएगा। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्य संस्था कौन सी है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। 53 नंबर, खेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है आपको आपदाओं के प्रभाव को कम करना और जोखिम प्रबंधन, यानी सी हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे। 56 का डी हो जाएगा, डी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीव्र शहरीकरण से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है, ये पूछा गया है। आवास की कमी और झुग्गी बस्तियां, 57 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको छिपी हुई बेरोजगारी, यानी प्रच्छन्न कृषि में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखो, छिपी हुई बेरोजगारी, 58 का बी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी वही 58 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातचीत न करते हुए। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है मनरेगा। हालांकि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, आप लोग जानते ही हैं, और 125 दिनों की रोजगार की गारंटी की बात की गई है। मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की बात की गई थी। तो आपको मैसेज करके बताना है कि मनरेगा का नया नाम क्या है। वह क्या कहलाता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। 60 का डी हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल। तो 61 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। गरीबी का क्या अर्थ है, गरीबी का अर्थ क्या है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, ये हो जाएगा। मानव रक्त में लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। वहीं 64 नंबर प्रश्न कहता है कि वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, या वाष्पीकरण किसका कारण बनता है, ये पूछा गया है। तो शीतलन का, 64 का ये हो जाएगा, कूलिंग का। चलिए, मरीचिका इसका एक उदाहरण है, तो मरीचिका किसका उदाहरण है, आपको प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, 65 का सी हो जाएगी। यानी मरीचिका जो है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियों में एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षक बना, 66 का बी हो जाएगा।
67 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ से काल क्रमबद्ध करते हुए व्यवस्थित करें। आपको अरेंज करना है। जैसे तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी होगा। सी क्यों होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में आया, वही प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि एक नेटवर्क में प्रत्येक मशीन की एक और अनूठी पहचान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है ये पूछा गया है, तो आईपी एड्रेस कहलाती है। 68 का बी हो जाएगा, यानी आईपी एड्रेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस स्थिरीकरण किस मृदा में अधिकतम होता है? तो आपको अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में। दलहनी फसलों में बीज संशोधन किया जाता है, तो राइजोबियम से 70 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कृषि नवाचारों के प्रसार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 71 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, एवरेट रोजर्स के द्वारा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित क्षेत्र में तकनीकी विकास से संबंधित था, ये पूछा गया है, तो आपको डेयरी बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है कि टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचरण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडेम हो जाएगा। ये 73 का सी हो जाएगा, सी को चाइना। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको नागपुर, कहाँ है? नागपुर में। लुगु पहाड़ किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ये आपको झारखंड से संबंधित प्रश्न है, तो आपको संथाल जनजाति से। कर्ण कोलाजोर नदी कहाँ स्थित है जहां निम्न पाषाण युगीन औजार मिले हैं? तो आपको इनमें से सभी, हजारीबाग में, दुमका, देवघर, सभी जगह, यानी 76 का डी हो जाएगा। कुछ प्रश्न जो है जीएस पेपर फर्स्ट में भी आपको झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं जीएस पेपर 2 जो है वो फुल्ली आपको झारखंड बेस्ड होता है। इसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे लगभग में जो झारखंड से संबंधित हो। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य सामान्यतः विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है? तो डोमकच। क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर जो है डोमकच हो जाएगा। ठीक है। झारखंड की कौन सी पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से विवाह संस्कारों के दौरान बनाई जाती है? तो कोहबर चित्रकला। 78 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का मार्शल नृत्य पाइका मूल रूप से किससे संबंधित है? ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है योद्धा परंपरा और युद्ध प्रशिक्षण से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई, कब की गई है? तो आपको 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में प्रारंभ की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा ने बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया? बौद्ध परंपरा। 81 का डी हो जाएगा, बौद्ध परंपरा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है 82 नंबर। 82 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डब हो जाएगा। चलो वहीं अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची किस वर्ष आए थे? ये पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची किस वर्ष आए थे? तो आपको 1916 में उनको नजरबंद कर दिया गया था और 1919 तक ये रहे थे। ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ? तो 1915 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 इयर्स ऑफ डार्क नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? कार्तिक उरांव है। यानी 85 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का संबंध मधु से स्थापित किया जाता है? यानी मधु से स्थापित किया जाता है, ये पूछा गया है, तो अश्विन हो जाएगा।
86 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसे सुंगों का संबंध ईरान से जुड़ा है। 87 का राइट आंसर जो है हर प्रसाद शास्त्री हो जाएगा। 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम। 88 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन अजंता के गुफा चित्रों में से मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है। तो ये आपको 16वीं गुफा हो जाएगा, यानी 89 का जो है डी हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो आपको 16वां गुफा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 का डी हो जाएगा। दरबारी भाषा के रूप में फारसी सर्वप्रथम किस वंश ने अपनाई थी, ये पूछा गया है, तो आपको गुलाम वंश। 90 का ये हो जाएगा। वही 91 नंबर है कि निम्नलिखित में किस स्थान को मेलोहा के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंधु क्षेत्र। ये 91 का डी हो जाएगा, सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि 1565 का तालीकोटा का युद्ध किसका कारण बना। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किसका कारण बना, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। तिरानवे नंबर प्रश्न कहता है, 92 देख लिए हैं, विजयनगर साम्राज्य का पतन। मुगल शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे मनसब किससे संबंधित है, खालिसा, दीवान। इसी तरह से जो है आपको अरेंज करना है। तो 93 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न कहता है कि अभिकथन भक्ति संतों ने लोक भाषाओं का प्रयोग किया, वही कारण कहता है कि वे अभिजात समूहों से परे सामान्य जनता तक पहुंचना चाहते थे। वही कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है तथा माफ कीजिएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की व्याख्या करता है। वही दूसरा कहता है कि दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कि ए सत्य है, आर असत्य है। इसी तरह से आपको इसमें से सही का चयन करना है। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या, आर ए की व्याख्या करता है, यानी 94 का ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 95 है कि सांकेतिक मुद्रा प्रयोग मुख्यतः किस कारण विफल हुआ। तो 95 का जो है आपको सी हो जाएगा, जन विश्वास की कमी। सी फॉर चाइना हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। ये पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस गवर्नर ने जो है लागू किया है। तो लागू करने की बात पूछी जा रही है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको कैनिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें कैनिंग नहीं दिया हुआ है। एक जस्ट सेकेंड। आप लोग जानते भी होंगे कि कैनिंग के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया है। तो ऑप्शन में जो है कैनिंग कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप इस प्रश्न में डलहौजी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि डलहौजी के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और कैनिंग के समय में लागू किया गया था, ध्यान रहे। लेकिन विकल्प में जो है कैनिंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप डलहौजी के साथ जा सकते हैं। आयोग देखिए क्या मानता है, लेकिन राइट आंसर जो है इसका कैनिंग होगा, लेकिन विकल्प में जो है कैनिंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप डलहौजी के साथ जा सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह डैश में हुआ था, ये पूछा गया है, तो आपको पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, और इसकी नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा किया गया था। 97 का डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 98 का डी हो जाएगा, यात्रा उड़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। ठीक है, और अप्रैल 1916 में किसके द्वारा किया गया था, आप लोग को मैसेज करके बताना है।
प्लासी का युद्ध निम्नलिखित, क्योंकि यहाँ एनिबेसन के बारे में पूछा गया है, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है एनिबेसन के द्वारा 1916 में किया गया, और अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये आप लोग को मैसेज करके बताना है। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था, ये पूछा गया है, आखिरी प्रश्न है। तो किसके बीच हुआ था, तो आपको सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था, यानी 100 का सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है आपको सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको मैसेज करके बताना है। तो ये था आपको जीपीसी प्रीलिम्स बैकलॉग एग्जाम में पूछे गए समान अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट के प्रश्न या परीक्षा जो है 10 मई 2026 को आयोजित हुए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।